हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कल बहुत सारे छात्रों ने आंसर दिया था, यानी क्वेश्चन का आंसर दिया था। कुछ छात्रों के प्रश्न गलत हो रहे थे, तो वे सोच रहे थे कि हमें जाना चाहिए। देखिए, यदि आपके प्रश्न गलत हो रहे थे तो आपको जाना नहीं चाहिए, बल्कि पूरी क्लास को देखना चाहिए, ताकि दोबारा इस तरह के प्रश्न अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आप ज़रूर सही करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के अपनी क्लास को। और पहले क्वेश्चन से। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, कुछ छात्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वे क्या करें, दूसरों को भी ज़रूर शेयर कर दें। और उन्हें ये बता दें कि अभिमन्यु बैच के माध्यम से प्रवीण सर बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवा रहे हैं। यानी कि सीटेट की तैयारी और यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी एक साथ करवा रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करवा रहे हैं, इंटीग्रेटेड तैयारी करवा रहे हैं। जल्दी से आप सभी लोग उन्हें बता दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए हम सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के बारे में कि आज का हमारा पहला प्रश्न है क्या। जैसे कि बात करते हैं, यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं, आपके समक्ष पहला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, जिसका जवाब आप लोग जल्दी से दीजिएगा। देखिए, प्रश्न में कह रहा है या कहा जा रहा है कि कक्षा 1 से 5 तक के स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन में क्या शामिल नहीं करता है। कक्षा 1 से 5 तक के स्तर में अगर देखा जाए, स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन करने में क्या शामिल नहीं करता है। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो रचनात्मक आकलन में वो चीज़ें शामिल नहीं की जाती हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ावा देना, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ावा। दूसरा ऑप्शन कहता है शिक्षण में कमियों की पहचान। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान। और चौथा ऑप्शन कहता है शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। तो जल्दी से इसका आंसर आप सभी लोग साझा करिए, आप सभी लोगों के आंसर का हमें इंतजार है। और कुछ छात्र आंसर देना प्रारंभ कर दिए हैं और इसी तरह से वे आंसर देते चलें। आप सभी लोगों के आंसर का हमें इंतजार है और बहुत सारे छात्रों ने इसका जवाब दे दिया है। तो आइए बात कर लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग में अगर देखा जाए तो रचनात्मक आकलन में उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। किसमें शामिल नहीं किया जाएगा? पर्यावरण के अध्ययन में। तो पर्यावरण के अध्ययन में अगर देखा जाए तो रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। रचनात्मक आकलन में क्या शामिल नहीं किया जाएगा? तो शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है कि मेरी बातें आप सभी लोगों तक अच्छे से समझ में आ गई हैं, या आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई हैं। यदि जल्दी से क्लियर हो गई हैं बातें तो यस करिए कि यस सर, हमें समझ में आ गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों का को पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत कहाँ उपलब्ध कराना चाहिए। देखिए, पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत कहाँ उपलब्ध कराना चाहिए, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन कहता है कि पाठ्य के अंत में, इकाई के अंत में, प्रकरणों के अंतः निर्मित में और पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर रखना चाहिए। इसका जवाब आप लोग जल्दी से साझा करिए। इसका जवाब आप सभी लोग साझा करिए कि पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभ्यास एवं गतिविधियों को पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत कहाँ उपलब्ध कराना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में, यानी कि जो हमारा सिलेबस है या जो हमारा एक तरीके से पुस्तक होती हैं, पाठ्य पुस्तक जो होती हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास कोई किताब नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अभ्यास एवं गतिविधियों को, यानी कि प्रैक्टिस एंड एक्टिविटीज को पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत कहाँ पर उपलब्ध कराना चाहिए। आपको इसका जवाब हमें बताना है। पहला ऑप्शन हमने आपको बता दिया, दूसरा भी बता दिया और तीसरा भी बता दिया। इसका जवाब आप लोग जल्दी से दीजिए। आप सभी लोगों के जवाब का हमें इंतजार है। कुछ छात्रों ने आंसर देना प्रारंभ कर दिया है, कुछ छात्रों ने आंसर देना प्रारंभ कर दिया है। चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। प्रकरणों में अंतः निर्मित करना चाहिए, यहीं पर इसका स्थान होना चाहिए। यानी कि अभ्यास एवं गतिविधियों को पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत यहाँ पर उपलब्ध कराना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि पाठ्य पुस्तक के प्रकरणों में, यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसके मध्य में कहीं ना कहीं जहाँ पर एक तरीके से अ, अभ्यास हो, वहीं पर एक्टिविटीज वगैरह शामिल किया जाना चाहिए।
अब आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसका जवाब आप लोग जल्दी से साझा करिएगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में संसाधन आवश्यक होते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में संसाधन आवश्यक होते हैं शिक्षक के मनोरंजन के लिए, प्रभावी शिक्षण के लिए, छात्रों के मनोरंजन के लिए और उपरोक्त सभी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा प्रश्न है। इसका जवाब आप लोग हमें दीजिए। आप सभी लोगों के जवाब का हमें इंतजार है और बेसब्री से हमें इंतजार है। और कुछ छात्रों ने आंसर देना प्रारंभ कर दिया है, कुछ छात्रों ने आंसर देना प्रारंभ कर दिया है और कुछ छात्र सोच रहे हैं कि एक काम कर लेते हैं कि ऑप्शन बी लगा देते हैं, सॉरी ए लगा देते हैं, और कुछ छात्र सोच रहे हैं सी लगा देना चाहिए, कुछ छात्र सोच रहे हैं एक काम करते हैं सीधा डी लगा देते हैं। और कुछ छात्रों ने मेरी बात को समझ लिया होगा तो वे ज़रूर आंसर कर दें आप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है बी होने वाला है। तो अगर हम एक तरीके से अध्ययन यानी कि पर्यावरण पाठ्य के शिक्षण में संसाधन यदि आवश्यक, यदि हम संसाधनों को शामिल करते हैं तो इससे क्या होगा, प्रभावी शिक्षण के लिए, मतलब एक तरीके से जैसे प्रोजेक्टर यानी कि विजुअल एड्स या ऑडियो एड्स को हम यदि चलाते हैं या रखते हैं शिक्षण में, पढ़ाते समय हम उसका उपयोग करते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा जो प्रभावी है, जो हमारा शिक्षण हो और ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। कुछ छात्रों ने सोचा कि शिक्षकों के मनोरंजन के लिए होना चाहिए, जैसे टीवी वगैरह होना चाहिए। कुछ छात्रों ने सोचा कि छात्रों के मनोरंजन के लिए हमें क्या करना चाहिए, टीवी वगैरह दिखाना चाहिए। ठीक है, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है और एक तरीके से सही नहीं है। चलिए अब बात कर लेना चाहिए हमें अगले प्रश्न के बारे में, जिसका जवाब आप लोग जल्दी से दीजिएगा। आप सभी लोगों के जवाब का हमें इंतजार रहेगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न के बारे में। प्रश्न कह रहा है कक्षा के उच्च वर्ग में, प्राथमिक कक्षा के उच्च वर्ग में शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है, आपको ये बताना है। प्राथमिक कक्षा के उच्च वर्ग में शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन कहता है अवसर इकाइयां परीक्षणों का आयोजन करना। दूसरा ऑप्शन कहता है कि गहन जांच परख और कल्पना परख प्रश्न पूछना। तीसरा ऑप्शन कहता है लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना। और चौथा ऑप्शन कहता है अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। जवाब आप लोग दे दीजिए। आप सभी लोगों के जवाब का हमें बेहद इंतजार है, बेसब्री से जल्दी से आंसर करिए। यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से समझाना चाहूँगा जिन छात्रों को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। देखिए प्राथमिक कक्षा के उच्च वर्ग में, प्राथमिक कक्षा जो होती है उससे जो हाई क्लास है उसमें शिक्षार्थियों में जिज्ञासा यानी कि एक तरीके से उनके अंदर इच्छाएं जागृत करने के लिए निम्न में से कौन सा ऐसा प्रभावी तरीका है जो हम अपना सकते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। इसका जवाब यदि आप देना चाहें तो थोड़ा से महसूस करके और ज़्यादा दिमाग लगा कर नहीं, इसका जवाब आप चाहें तो दे सकते हैं। अगर फिर भी गलत हो रहा है तो फिर ये मान के चलिए आपको थोड़ी सी तैयारी और कर लेनी चाहिए। तो इसका जवाब होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जल्दी से दीजिएगा। बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनका नेम लेना चाहूँगा। तो पहले इसके आंसर के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछ लेता हूँ, तो उसके बाद मैं उन सभी छात्रों का नेम लेना चाहूँगा। जैसे कि बात करते हैं गहन जांच परख और काल्पनिक प्रश्न, कल्पनात्मक प्रश्न यदि हम पूछते हैं तो इससे क्या होगा कि बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति या जिज्ञासा जागृत होगी। सबसे बेहतर तरीका अगर देखा जाए तो यही तरीका है और कोई तरीका यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जिसका जवाब आप लोग दीजिएगा। एक बार मैं प्रश्न पढ़ लेता हूँ और उसके बाद आप सभी लोगों का नेम ले लेता हूँ जो छात्र हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को पाठ्य सह सामग्री, पाठ्य सहगामी कार्यकलाप को किस प्रकार के अंतर्गत रखा जा सकता है। एक बार प्रश्न को मैं दोबारा पढ़ने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कल्चरल प्रोग्राम्स की बात की जा रही है। अगर कल्चरल प्रोग्राम्स के आयोजन को पाठ्य सामग्री या पाठ्य सहगामी कार्यकलाप एक्टिविटी को किस प्रकार के अंतर्गत हमें रखना चाहिए, यानी किसके अंतर्गत इसमें रखना चाहिए। पहला ऑप्शन कहता है समाज कल्याण संबंधी कार्यक्रम में रखना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कहता है नागरिक विकास कार्यकलाप में रखना चाहिए और तीसरा ऑप्शन कहता है सांस्कृतिक विकास कार्यक्रम में रखना चाहिए, कार्यकलाप में।
और यहीं पर अब चौथा प्रश्न आंसर सॉरी विकल्प कह देता है उपरोक्त सभी। बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा पूजा साक्य जी के बारे में। पूजा साक्य जी लगातार प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करती हैं, लेकिन उनके कुछ ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही होते हैं और एक आध 2 प्रश्न गलत होने की संभावनाएँ रहती हैं। ठीक है, तो उनका प्रयास रहता है कि सारे क्वेश्चन का आंसर सही हो। बिल्कुल इसी तरह से सारे छात्र हमारे प्रयास करते हैं। दूसरी बात करते हैं पूजा हेमंत जी के बारे में बात करते हैं, पूजा भारती जी के बारे में बात करते हैं और अर्चना जी के बारे में बात करते हैं, अर्चना जी के बारे में बात करते हैं और रीना रानी जी के बारे में बात करते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो ललिता जी और डिम्पल जी हमारे साथ लगातार जुड़ी रहती हैं और भी ऐसे छात्र हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं लेकिन वे लगातार नहीं जुड़ते हैं, जिसकी वजह से उनका नेम मैं नहीं ले रहा हूँ। अगर वे लगातार हमारे साथ जुड़ते रहेंगे तो उनका नेम ज़रूर लिया जाएगा। यदि आप लोगों को यह क्लास बेहतर लग रही है और समझ में सारा कुछ आ रहा है तो इसका आंसर आप लोग दीजिए कि यस सर हमें समझ में आ रहा है। जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, मतलब एक तरीके से इसका आंसर भी बता दीजिए और आप लोग एक बार अपनी प्रतिक्रिया भी दे दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है। चलिए इसके आंसर के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। कुछ छात्रों ने डी लगाकर सोचा है, डी लगाया और सोचा कि यही ऐसा होना चाहिए क्योंकि समाज कल्याण संबंधी कार्यक्रम भी हो सकता है, नागरिक विकास कार्यकलाप से भी कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है और सांस्कृतिक विकास कार्यकलाप से भी ये कहीं न कहीं ऐड है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट दोस्तों। अब हमें बात करना चाहिए इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि स्वालिहा ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए, ठीक है, साइंस सेंटर दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है, आपको ये बताना है। एक बार प्रश्न को मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। स्वालिहा ने कक्षा के 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई बनाई है। शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के अप्रासंगिक, यहाँ पर कह रहा है कि अप्रासंगिक यानी इररिलेवेंट की बात की जा रही है, रिलेवेंसी की बात नहीं है, इररिलेवेंस की बात की जा रही है। अपने साथ नोटपैड ले जाना चाहिए, बिना मुझे सूचित किए कहीं नहीं जाना चाहिए और प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना चाहिए। आप अब सॉरी अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर जाना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, इसका जवाब आप लोग हमें दीजिएगा। आप सभी लोगों के जवाब का हमें इंतजार है और बहुत सारे छात्र जवाब देना प्रारंभ कर दिए हैं। कुछ छात्रों का आंसर होना सही होना शुरू हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से आप जवाब देते चलिए, आप सभी लोगों के जवाब का हमें इंतजार रहता है। यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि केवल और केवल प्रवीण सर एक तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ही पढ़ा रहे हैं और ये मत सोचिए आपको मैं बहुत जल्द ही टॉपिक वगैरह भी कवर करके देने वाला हूँ। बस ये मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा से और 1-2 क्लास हो जाए, फिर उसके बाद टॉपिक वाले क्वेश्चन शेयर करता हूँ, सॉरी टॉपिक वाली क्लास शेयर करता हूँ। फिर उसके बाद क्या होगा कि फिर एक तरीके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन, फिर टॉपिक वाले, तो जिससे क्या हो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, यदि पुराने हैं तो आप क्या कर दीजिए दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। दोबारा सब्सक्राइब मत कीजिएगा, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। कौन लेकर जाता है, आप सोचिए एक बार, कौन एक तरीके से घूमने के लिए पूरा दिन भर का बस्ता लेकर जाता है? ऐसा कोई व्यक्ति है? ठीक है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो समझ लीजिए कि वो एक तरीके से स्कूल से भागकर कहीं जा रहा है, ठीक है, घूमने के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जिसका जवाब आप लोग दीजिएगा जल्दी से। पाठ्य सहगामी कार्यकलापों का या के उद्देश्य हैं बालकों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास और सहयोग के समय अवकाश के समय का सदुपयोग करना, बालकों में नागरिकता की भावना का विकास करना, उपरोक्त सभी। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ना चाहूँगा। पाठ्य सहगामी कार्यकलापों का उद्देश्य है बालकों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना, अवकाश के समय का सदुपयोग करना, बालकों में नागरिकता की भावना का विकास करना और ऑप्शन है चौथा उपरोक्त सभी। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए।
कुछ छात्रों ने इसका जवाब दे दिया है। मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोगों को बताना चाहिए हमें। बिल्कुल आप लोगों ने डी लगाने का प्रयास किया और डी आपका सही है। ठीक है, डी आपका सही है, बिल्कुल सही है। इसी तरह से आप प्रश्न को सॉल्व करते रहिए। आपके प्रश्न गलत होने की संभावनाएं बिल्कुल नगण्य हो जाएंगी। अब हमें बात करना ही चाहिए इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमसे किस प्रकार की अपेक्षाएं कर रहा है, आइए समझते हैं अगले प्रश्न के बारे में। राहुल अपने प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को वृक्ष के संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन की संकल्पना के विषय में संवेदनशील बनाना चाहता है। तो निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं होगा? यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कौन सी एक्टिविटी अच्छी नहीं मानी जाएगी। एक बार फिर से प्रश्न मैं पढ़ना चाहूंगा ताकि आपका ध्यान पूरी तरीके से क्वेश्चन पर आ सके। देखिए, राहुल अपने प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को वृक्ष के संरक्षण की संकल्पना के विषय में संवेदनशील सेंसिटिव बनाना चाहता है। अब वह कौन सी एक्टिविटी या क्रियाकलाप को नहीं अपनाएगा? बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना चाहेगा, वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना चाहेगा, और वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करेगा, और प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख को प्रोत्साहित करेगा। इसका जवाब आप लोग जल्दी से दे दीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है जिसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। जल्दी से आप लोग जवाब देते चलिए, जल्दी से इसका जवाब देते चलिए। और जो लोग नए हैं वे क्या करें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए इसके आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों ने पहला लगा दिया है, आप लोगों ने पहला लगा दिया है तो बिल्कुल आप लोग सही हैं। पहला आप लोगों ने लगा दिया इसलिए आप लोग सही हैं। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर ही पहला सही होना चाहिए था और सही आंसर आप लोगों ने लगा दिया है क्योंकि आप सभी लोगों की सही आंसर लगाने की आदत पड़ गई है। चलिए आप बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। वह कौन सी शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षण कार्य किसी समस्या के इर्द गिर्द आयोजित एवं गठित किया जाता है? आगमन विधि और समस्या विधि और निगमन विधि और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जवाब कुछ ही छात्र दे पाएंगे, कुछ छात्र ज़्यादा सोचेंगे तो उसका उनका आंसर गलत हो जाएगा। कुछ छात्र ज़्यादा सोचेंगे इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा जवाब गलत हो सकता है। कम सोचकर अगर वे चाहें तो आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। शायद आप मेरे हिंट को समझ गए होंगे। चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन में पढ़ना चाहूँगा। ऐसी कौन सी शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षण कार्य किसी समस्या के इर्द गिर्द आयोजित एवं गठित किया जाता है? जल्दी से इसका जवाब आप लोग साझा करिए। कुछ छात्रों ने इसका जवाब देना प्रारंभ कर दिया है, कुछ छात्रों ने इसका जवाब देना प्रारंभ कर दिया है। मुझे लगता है कि आप लोग जल्दी से इसके आंसर दे रहे हैं और यदि आप सभी लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो इसका जवाब एक बार दीजिए कि यस सर हमें क्लियर हो रहा है। जल्दी से आंसर करिए यस सर हमें क्लियर हो रहा है। देखिए, समस्या विधि जो है वो ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें क्या होता है, शिक्षण कार्य किसी समस्या के इर्द गिर्द आयोजित एवं गठित किया जाता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बाद में बताइएगा कि आगमन विधि क्या होता है और निगमन विधि क्या होता है। आप लोग आफ्टर क्लास बताइएगा एक बार कमेंट करके। आप सभी लोगों के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, आप लोग आंसर बताइएगा। अब हमें बात कर लेना चाहिए इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। आइए बात करते हैं अगला प्रश्न है क्या। देखिए, अगर देखा जाए तो अगला प्रश्न कह रहा है कि एक विद्यालय में राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? एक विद्यालय ने राजस्थान की कक्षा 4 कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है। भ्रमण के दौरान अगर देखा जाए तो बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं होंगी? पहला ऑप्शन कहता है यदि उनके उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना होगा हमें, और चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, उन्हें आनंद उठाना चाहिए, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए और टिप्पणियाँ दर्ज कर देना चाहिए। यानी कि टिप्पणियाँ मतलब होता है कमेंट, और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अवलोकनों को बांटना चाहिए। एक बार प्रश्न को ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा आप सभी लोगों का कि यहाँ पर क्या एक तरीके से प्रश्न में कहा जा रहा है। एक विद्यालय है, विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए योजना बनाई है। मतलब वो विद्यालय एक तरीके से राजस्थान जाना चाहता है और शैक्षिक भ्रमण के लिए मतलब एक तरीके से एजुकेशन से रिलेटेड भ्रमण के लिए योजना बनाई गई है। अब योजना में कहा गया है कि भ्रमण के दौरान बच्चों से क्या अपेक्षाएं रहेंगी।
आपको ए बताना है। तो इसका जवाब आप लोग जल्दी से दे दीजिए। इसका जवाब आप लोग जल्दी से दीजिएगा। कुछ छात्र इसका जवाब देना प्रारंभ कर दिए हैं। कुछ छात्र इसका जवाब देना प्रारंभ कर दिए हैं, तो इसका जवाब आप लोग देते चलिए। यदि आप लोगों की मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो एक बार कमेंट करके बताइए कि यस सर, हमें सारा कुछ क्लियर हो रहा है। चलिए इसके आंसर के बारे में बात करना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हमें बात करना चाहिए अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि आप हमें ये बता दीजिए, बीज अनुकरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बीज अनुकरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बीज बोने, अनुकरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, अनुकरित बीजों की फोटो दिखाना और कक्षा में अनुकरित बीजों को दिखाना और अनुकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अनुकरण के चरणों को प्रदर्शित करना। इसका जवाब आप लोग हमें साझा करिए। बीज अनुकरण की अवधारणा को इस तरह का सबसे बेहतर तरीका क्या है पढ़ाने का? मुझे लगता है कि इसका जवाब आप लोग दे देंगे, क्योंकि यह बहुत ही सरल प्रश्न है। ये बहुत ही सरल प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग हमें दीजिएगा। आप सभी लोगों के जवाब का हमें इंतजार है। जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों। चलिए इसके आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। तो आप सभी लोग इसका आंसर देने में बिल्कुल सक्षम रहे, जो कि आंसर बिल्कुल सही रहा। कुछ छात्रों ने गलत कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं है, गलतियां तो होती रहती हैं। अब हमें बात कर लेना चाहिए इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न हमसे किस प्रकार की अपेक्षाएं कर रहा है? जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। और मुझे लगता है कि अभी समय है। चलिए इसके आंसर बताइए आप लोग। तो क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए, और कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए, बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। बहुत ही कठिन प्रश्न है। और बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने के लिए और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, और उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। तो जवाब आप लोग जल्दी से साझा करिए, आपके जवाब का हमें इंतजार है। कुछ छात्रों ने जवाब देना प्रारंभ कर दिया है, कुछ छात्रों ने जवाब देना प्रारंभ कर दिया है। तो क्वेश्चन ए है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन क्या किए जा सकते हैं? चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा कि तीसरा सही हो जाएगा? कौन सा सही हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा, कि बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना यानी कि अच्छा करने के लिए ऐसा किया जाता है। यानी कि पर्यावरण के अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन ऐसे ही किया जा सकता है। अब हमें बात करना चाहिए अगले प्रश्न के बारे में। आज के जितने भी प्रश्न हैं थोड़ा से कठिन आपको ज़रूर लग रहे होंगे। चलिए एक थोड़ा से प्रश्न जो है पूरा नहीं दिख रहा है, आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं। चलिए इसका जवाब दे दीजिए, इसका जवाब दीजिएगा, इसका जवाब आप लोग दीजिए। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। रोहन के विद्यालय में अगर देखा जाए तो एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? दीजिएगा इसका जवाब। विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, अभिभावकों को संतुष्ट करना, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन जो होता है एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है, ये आपको बताना है। जल्दी से इसका आंसर साझा कर दीजिए मेरे प्रिय मित्रों, प्रिय साथियों। तो कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा? रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसका आयोजन का उद्देश्य कि इसका आयोजन का उद्देश्य आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था।
आपके विचार से सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन-सा होगा, ये आपको बताना है। इससे कुल मिलाकर बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा है, ऐसे आप कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आयोजन किया जा चुका है तो आपको ये बताना है। तो इसका जवाब क्या होना चाहिए, जल्दी से बता दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। कौन-सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। शिक्षार्थियों की सृजनात्मक माध्यम का उपलब्ध कराना ही सही हो जाता है। अब हमें बात करना चाहिए अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न किस प्रकार की अपेक्षाएँ कर रहा है, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास पर्यावरण पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। पहला ऑप्शन कहता है प्रकरणों में अंतःनिर्मित, दूसरा ऑप्शन कहता है पुस्तक में अलग-अलग स्थानों पर, और तीसरा ऑप्शन कहता है इकाई के अंत में, और चौथा ऑप्शन कहता है पाठ के अंत में। जवाब आप लोग दीजिए। आप सभी लोगों के जवाब का हमें इंतज़ार है, आप सभी लोगों के जवाब का हमें इंतज़ार है। कुछ छात्रों ने जवाब देना प्रारंभ कर दिया है। अभी यही वाला प्रश्न हमने पूछा था आपसे, यही वाला प्रश्न हमने आपसे पूछा था। आप देखिए कि सीटेट 2012 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अब ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, थोड़ा से ध्यान एक बार लगाइए, एक बार याद करिए कि अभी इसके पहले हमने आपको बताया था गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए मेरे प्रिय साथियों, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए इसका जवाब हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा क्योंकि आपने पहला ही लगाया है और हमने अभी आपको पहला ही बताया था। अब हमें बात कर लेना चाहिए इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए। अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए और विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। जवाब आप लोग दे दीजिए, आपके जवाब का हमें इंतज़ार है, आपके जवाब का हमें इंतज़ार है, दीजिएगा जल्दी से आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण अध्ययन शिक्षकों को क्या करना चाहिए? प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकल वगैरह पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। और जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़ चुके हैं जिनका मैं नेम लेना चाहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं पूजा भारती जी के बारे में बात करते हैं, और पूजा साक्य जी के बारे में बात करते हैं, और अर्चना जी के बारे में बात करते हैं, अर्चना टू जी के बारे में बात करते हैं, रीना रानी जी के बारे में बात करते हैं, और पूजा साक्या जी के बारे में बात करते हैं, निकिता जी के बारे में बात करते हैं। ये काफ़ी दिनों से नहीं जुड़ रही हैं, फिर भी उनका नेम लिया जा रहा है आज, और अगर कल वे नहीं जुड़ती हैं तो कल से उनका नेम नहीं लिया जाएगा। तो यदि आज वे नहीं जुड़ती हैं तो कल से उनका नेम नहीं लिया जाएगा। और ललिता जी और डिम्पल जी हमारे साथ हमेशा लगातार जुड़े रहते हैं। ये बड़ी ही अच्छी बातें हैं जो छात्र हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। जो पुराने छात्र हैं, कुछ छात्र ऐसे हैं जो ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, वे क्या करते हैं, नहीं जुड़ते हैं। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि उन्हें क्लास को देखना चाहिए। बाद में यही छात्र क्या करेंगे, हमारी बुराइयां इस बात के लिए करेंगे, सर आपने सही से नहीं पढ़ाया था, आपने प्रैक्टिस नहीं करवाया था, नहीं तो मेरा हो जाता है। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग दे दीजिए अगर देना चाहें, नहीं तो आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। फिर मिलते हैं कल अपने क्लास में अपने समय पर। आज की क्लास को यहीं पर अब स्थगित करना चाहिए क्योंकि समय हो चुका है। जाते-जाते एक बार कमेंट करके ज़रूर जाइएगा और हमें बताइएगा अपना फीडबैक कि सर क्लास हमें सही लग रही है। और अब बहुत जल्दी मैं टॉपिक भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, यानी टॉपिक भी मैं पढ़ाने वाला हूँ इसी समय पर। तो इसी समय पर मैं सोच रहा हूँ कि आपको टॉपिक भी, जो मेन टॉपिक है वो मैं आपको क्लियर कराते चलूँ ताकि आपकी जो समस्याएँ हैं बिल्कुल कम हो सकें। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।